दो दिन पूर्व भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय या यूं कहूं शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के सामने रखा है, जिसे कैबिनेट से अप्रूव किया जा चुका है। इन 2 दिनों के बीच में आप लोगों ने कई बातें शिक्षा नीति पर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ अपनी बात रखूं। शिक्षा नीति या शिक्षा मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टूल है किसी भी देश, किसी भी समाज के विकास के लिए। सच पूछिए, मुझे ऐसा लगता है कि 6 वर्षों के में इस सरकार ने सबसे बढ़िया काम आज इस शिक्षा नीति को लाकर किया है। ऐसा नहीं है कि मैं और जनहित के कार्यों को छोटा या कमज़ोर समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आऊँगा और मैं अपनी बात को समझाना चाहूँगा कि कैसे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्षेत्र है। अगर शिक्षा मजबूत होगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो देश की कई मुश्किलों से हमें छुटकारा मिल सकता है। कई चीजें ऐसी होती है जिनका कोरिलेशन शिक्षा से होता है। आपको एक छोटी सी उदाहरण है कि करप्शन करना, मोरल वैल्यूज की कमी होना। लोग बोलते हैं कि कानून ले आइए, कानून से ये नहीं सुधरेगा। जैसे दहेज प्रथा, कानून तो है, मगर ये जब तक सामाजिक नैतिकता या सामाजिक सोच नहीं बढ़ेगी, तब तक दहेज प्रथा समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये कहां से आएगा? ये आएगा शिक्षा से। तो इसलिए मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए फॉर एनी गवर्नमेंट। और शिक्षा अगर इंपॉर्टेंट रहेगी तो समय हमारा अच्छा होगा। अब आते हैं हम आज की शिक्षा नीति जो भारत सरकार लेकर आई है, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके पूर्व में मैकॉले, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, इस देश को बर्बाद करने वाला एक क्रूर शासक, 1835 में उसने एक बात कही थी। उसका एक फेमस मिनट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा। उसका मैं एक पंक्ति कोट करना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ कोट करना चाहता हूँ, पहले उसे कहता हूँ। वो कहते हैं, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of person Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. यहां से हमारी शिक्षा नीति शुरू होती है, जो आज 2020 तक चली आ रही है। ये शिक्षा नीति है जिसने हमें ये सिखाया कि बाबू बनना, अफसर बनना इस देश में जरूरी है। इंग्लिश जानना देश में जरूरी है। इंग्लिश एक भाषा नहीं, एक स्किल बनकर उभर गई। भले मैं अपनी मातृभाषा ना बोल पाऊं, भले मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा ना बोल पाऊं, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने आना जरूरी है। कभी कभी मुझे दुख होता है, मैंने ये नोट्स बनाया है, मैंने ये नोट्स इंग्लिश में बनाया है, क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं हिंदी में नोट्स इतने अच्छे से नहीं बना पाता हूं। तो शिक्षा नीति वहां से शुरू हो रही है हमारी, जहां यह कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्टेज में मदर टंग में, मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में अगर कोई हो
तो उसमें शिक्षा प्रदान की जाए। क्लास 5 तक कोशिश हो कि क्लास 8 तक यही शिक्षा, इस तरह से शिक्षा प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा, इसमें रिसर्च का जिक्र किया गया है, जहां कहा गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी थॉट प्रोसेस में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से जाती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ तो नॉर्मली जो हमारे ब्रेन का प्रोसेस है वो ये होता है कि हम उसे पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में जाता है, उसे हम ट्रांसलेट करते हैं और अपनी भाषा में उसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एक मित्र था जिसे वो चीज़ें नहीं समझ में आती थी इंग्लिश की 11th-12th में, वो उसे रोमन्स में लिख लेता था और हिंदी में लिख लेता था, उसके बाद में उसे इंग्लिश वर्ड उसका ढूंढता था। तो और अब हमारे पढ़ते पढ़ते हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि ये इतने मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब ट्रांसलेशन हो रहा है दिमाग में। अब मैं एक अभी हाल फिलहाल का उदाहरण है, गांव गया था मैं, एक जगह को नापने के लिए पिताजी ने कहा, बित्ता से मैंने नापा तो उन्होंने कहा 1.5 से नापिए। अब मैं 1.5 नहीं जानता हूं, हंसने लगे, गांव के लोग थे और भी लोग थे। तब पिताजी ने कहा कि ये 1.5 नहीं जानते होंगे, उन्होंने बताया ये 1.5 है, ये बित्ता है, ये अगर बित्ता है तो ये 1.5 है। तो मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जहां मेरा गांव है, जहां मेरा परिवार बसता है, वहां की भाषा और वहां की बोलचाल के तरीके को ही मैं नहीं समझूंगा, मैं अंग्रेजी की बातें और बड़ी बड़ी बातें करके लाऊंगा फिलोसफी, उससे किसी का विकास नहीं होगा, ना मेरा विकास होगा। मैं कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी इंटरैक्ट ही नहीं अगर कर पाऊंगा तो मैं अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को जमीन पर कैसे उतार सकता हूं? यह पहला प्रश्न है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और बधाई देता हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, जो कहा है कि मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन तक दिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स में कैसे लागू होगा। ऐसा पॉलिसी में आया है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में आपको किताबें पढ़ानी होंगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही रहेगा पढ़ाने का। इसी के साथ मैं एक और उदाहरण देता हूं, मुझे याद आ रहा है 2018 में मैं सिडनी गया था LLM करने के लिए। तो हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था। ओरिएंटेशन पहले दिन की इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं, प्रोफेसर्स आ रहे थे। तो हमारा पहला दिन मित्र बना, एक जर्मन फ्रेंड हमारे मित्र बने, जर्मन जेंटलमैन। बातें होने लगी तो जैसे कुछ लीगल टर्म्स थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ राष्ट्र है, तो लीगल सिस्टम, लीगल वर्ड्स, लीगल टर्म्स एक जैसे हैं, वो समझ में मुझे अच्छे से, आसानी से आ रहा था। वो जर्मन लीगल सिस्टम में पढ़े थे तो उन्हें कुछ परेशानियां हो रही थी। तो बातों में ये बात निकल कर आई कि उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाऊं। उन्होंने मुझे पूछा आप कैसे इतना अच्छा समझते हो? मैंने कहा कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश था। तो वो आश्चर्यचकित रह गए, बहुत चक्के रह गए। उन्होंने पूछा व्हाई योर लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, इजंट इट? ये उनका सवाल था। मैंने कहा जी ये तो है कि इंग्लिश हमारी भाषा, मातृभाषा नहीं है, लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, यही हमारे देश की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तब उन्होंने बताया कि हमारे जर्मनी में सारी किताबें, सारा एजुकेशन आपको जर्मन में होता है, एकमात्र सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि भाई इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में कैसे कंपीट करोगे? सर, मैं उन लोगों को आज ही कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में चाइना, रशिया, जर्मनी, फ्रांस,
कोई भी इंग्लिश ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं। वो विकसित देशों में उनकी गिनती की जा रही है। अंग्रेजी जानने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अंग्रेजी मीडियम इंस्ट्रक्शन में पढ़ाई करूं। उसके लिए मैं मातृभाषा में पढ़कर अंग्रेजी को, सिर्फ अंग्रेजी में पढ़कर अंग्रेजी सीख सकता हूं। तो मेरे नजर में ये एक बहुत क्रांतिकारी कार्य हुआ है और इस कार्य के लिए हमें बधाई देनी चाहिए सरकार को। अब आते हैं जो एक बड़ा बदलाव आज तक हमारे स्कूलिंग सिस्टम में 10+2, 10वां तक पढ़िए स्कूल में, फिर +2 का आप करते हैं 11, 12। कई लोग स्कूलों में करते थे, कई लोग कॉलेज में करते हैं। इसमें बदलाव लाया जा रहा है, 5+3+3+4। इसमें एक जो बहुत अच्छी बात की गई है, क्योंकि ये चीज रिसर्च में पाया गया, ये इस चीज का कल्चर आ रहा है कि प्ले स्कूल्स में बच्चों को डालना जरूरी होता है। प्ले स्कूल का टाइम 6 साल तक जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, ये इसका विकास और इसकी समझ हमें 6 वर्षों तक हमारे दिमाग में हो जाती है। उसके बाद हम इस पर इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट करते हैं पूरे लाइफ। जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है हमारा, जो बेसिक एटीट्यूड होता है हमारा, वो इन 6 वर्षों में डेवलप हो जाता है। अभी तक हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में प्ले स्कूल का कंसेप्ट नहीं था। गांवों में जहां पर स्कूल हैं, वहां प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन वहां कोई किंडरगार्टन या प्ले स्कूल नहीं है, जो प्राइमरी स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्कूल नहीं है। तो पहली बार सरकार प्राथमिक स्कूल लेकर आई है कि 6 वर्षों तक आंगनबाड़ी में से मिलकर, वहां की आंगनबाड़ी जो गांव, जो जगह पर है, वहां पर के आंगनबाड़ी, वहां पब्लिक स्कूल के साथ मिलकर वो प्ले स्कूल में बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल भी करें ये चीज़, अलग स्कूल ना हो, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद ये क्लास 2 तक चलेगा। 3 to 5 एक अलग कोर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स को ला के और बहुत ज़्यादा बोझ नहीं बनाना है, बस्ते का बोझ नहीं बनाना है। 8वीं तक बेसिकली ये कोशिश की गई है, इस विजन में लाया गया है इस पॉलिसी के, कि बुक्स को डिस्करेज किया गया है, बहुत बस्ता भारी नहीं किया गया है कि 8 पीरियड हैं तो 8 किताब लेके जा रहे हैं, उसके 8 नोट बुक्स लेके जा रहे हैं, उसका नोट्स लिख रहे हैं, फिर कल को आके होमवर्क लिख रहे हैं। 55 से ये प्रेशर देने का जो काम चल रहा था ये बंद होगा। उसके बाद 9वें से 12वें तक एक सेकेंडरी स्टेज जो हाई स्कूल एजुकेशन है वो दिया जाएगा। तो अभी क्या होता था कि 10th तक कुछ लोगों ने स्कूल में तो पढ़ लिया, हाई स्कूल में, प्राइवेट पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ लिया, 11th 12th पढ़ने के लिए वो जाते हैं कॉलेजेस में, कुछ बच्चे स्कूल में। अब इसके कारण क्या होता है कि एक डिस्पैरिटी, एक डिफरेंसेस पैदा हो जाता है। इस डिफरेंस को मिटाने के लिए सरकार ने ये किया कि ये अब स्कूल में ही 9वें से 12वें तक की पढ़ाई होगी। और जो एक अच्छी चीज लेकर सरकार इसके साथ आई है कि रिजिड सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ये नहीं होगा। और ये चीज कॉलेज एजुकेशन में भी लाई है, जिसे मैं आपको बाद में जिस पर बात करूंगा। रिजिड सेग्रीगेशन में से प्रॉब्लम क्या होती है, 8वां तक तो बच्चा, और कई जगह 9th से शुरू हो जाता है, 8वां तक तो बच्चा अभी समझ ही रहा है चीजों को। 9वें से उसे बोल दिया जाता है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो या तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ो, ये शुरू हो जाता है। मुझे याद है मैं शामली में जिस स्कूल में था वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री
के अलग क्लासेस चलने लगे थे 9 से, बहुत वो एक माहौल तैयार किया जाता था। और 11th-12th में तो आके आपका एक सेपरेट ही हो जाता है कि आपको पीसीएम पढ़ना है, पीसीबी पढ़ना है, आपको आर्ट्स पढ़ने हैं, आपको कॉमर्स पढ़ने हैं। अब ऐसा होता है कि इसमें कई बार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ लिया, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ने का मन है सर, लेकिन नहीं आप साइंस लिए, पीसीएम लिए तो आपको मैथ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इससे सरकार ने हमें बचाया है। मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ये स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए ये मैं बधाई देता हूं सरकार को, ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जब मैं आगे बात करूंगा इस पर कि कॉलेज में ये कैसे फायदा करता है, ये व्यवस्था, ये बात आएगी। इसी के साथ जो मातृभाषा की बात थी कि सरकार ने मल्टी लैंग्वेलिज्म, बहुभाषीय व्यवस्था को लाने की कोशिश की है। 3 भाषा पढ़ाना है, एक आपका मातृभाषा हो जाएगा, एक क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, आप उसके बाद इंग्लिश पढ़ा लो, एक या फिर आप कोई और भाषा पढ़ा लो, जो भी आपको पढ़ने की इच्छा है, बच्चे के ऊपर है। और सेकेंडरी स्टेज में आने के बाद कोई विदेशी भाषा है वो भी पढ़ो। साथ ही साथ सरकार ने यह भी विजन में रखा है अपने कि हमें संस्कृत को बढ़ावा देना है। क्यों देना है, इस पर आगे चर्चा बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन एक बहुत कम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं उसकी इन्फ्लुएंसर है या मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। देश का एक इतिहास, संपूर्ण इतिहास संस्कृत में भरा पड़ा है, जिसे हम खोल नहीं पा रहे हैं। सर, इजराइल ने हिब्रू को जिंदा कर लिया, जो कि हिब्रू खत्म हो गई थी, तो क्या हम संस्कृत को जिंदा नहीं कर सकते हैं? इसी के साथ सरकार ने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है कि पाली और प्राकृत और पर्शियन के भी खोले जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक समय था जब देश में प्राकृत बोला जा रहा था, एक समय था देश में जब पाली बोला जा रहा था। मगध डायनेस्टी में कहीं पाली और प्राकृत की बातें आती है, उसके एडिक्ट्स मिलते हैं। आज तक इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। और इसमें ये वामपंथी लोगों का जो एक खुट्टा गाड़ के इन लोगों ने रख रखा है ना कि संस्कृत नहीं पढ़ने देना है। अरुंधति रॉय या जो भी है उनका नाम, मैं जानता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये एक सांप्रदायिक भाषा है, कम्युनल लैंग्वेज है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट कर भगाया था। तो इस देश में ऐसे लोग हैं और इन लोगों ने खुट्टा गाड़ रखा था एजुकेशन में, एनसीईआरटी में। इनका ये वर्चस्व खत्म होना जरूरी है। और इस देश की जो संस्कृति है, जो इस देश की का सूत्र है, इस देश की भाषा है, इस देश सरकार ने इस विजन में कहा है कि हमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनको भी बढ़ावा देना, इनके लिटरेचर्स को भी लोग जाने। तिरुवल्लुवर को पढ़ने के लिए तमिल हमें जानना जरूरी है, लेकिन हमारे पास नहीं है सर, रिसोर्सेज नहीं है। तमिल पढ़ना है, आप जाइए तमिलनाडु में रहिए। क्यों भाई, मैं झारखंड में रह के अगर मैं तमिल में इच्छुक हूं पढ़ने के लिए, तो क्या व्यवस्था ये नहीं हो सकती है? हो सकती है, और ये बात सरकार ने करके दिखाया है। इसी के साथ मैं आपके सामने कोट करता हूं महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पेज नंबर 17 पे वो लिखते हैं, इट इज नाउ माई ओपिनियन दैट इन ऑल इंडियन करिकुला ऑफ हायर एजुकेशन there should be a place for Hindi, Sanskrit, Persian, Arabic and English, besides of course the vernacular. The big list need not to frighten anyone.
if our education were more systematic and the boys free from the burden of having to learn their subjects through a foreign medium, I am sure learning all these languages would not be an irksome task but a perfect pleasure. A scientific knowledge of one language makes a knowledge of other language comparatively easy. तो इस विजन पॉलिसी के तहत पहली बार भारत में किसी सरकार ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच को नीति की जगह देने की बात कही है, इसे पॉलिसी में लाने की बात कही है। यह हमारे देश में इस सरकार ने किया और इस शिक्षा नीति ने किया, जो कि बहुत प्रशंसनीय है, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब आते हैं एक जो इंपॉर्टेंट बात इसमें रखी गई कि लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी। पब्लिक स्कूल्स जितने हैं वहां पे लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं है, बहुत कम जगह हैं जो लाइब्रेरी है। स्कूल्स में लाइब्रेरी का पीरियड होता है, और मैं आपको बताऊं, हम लोगों के स्कूल, मैंने जिस स्कूल में पढ़ा लाइब्रेरी तो होता था, हम लोगों का लाइब्रेरी पीरियड होता था बेसिकली बंक मारने का पीरियड या फिर बैठ के सोने का पीरियड। लाइब्रेरी कुंजी है साहब नॉलेज की, और लाइब्रेरी का जब को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात कही गई है। लेकिन हर पब्लिक स्कूल में ये लाइब्रेरी लाना कैसे है, इसके लिए नई व्यवस्था में डिजिटल लाइब्रेरी लाना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे कॉलेज में मैंने एक डिजिटल लाइब्रेरी लाने के लिए मुझे जितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, मतलब 1.5 साल मशक्कत करने के बाद हमारे कॉलेज ने एक डिजिटल लाइब्रेरी को लाने पर हामी भरी थी। तो और उस डिजिटल लाइब्रेरी से फायदा ये होता है कि आप घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं उसे, छुट्टियों में जाकर आप पढ़ सकते हैं। कई किताबें हैं, नहीं पढ़ी है कोर्स की किताबें। मुझे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ना है, मैं नहीं खरीद सकता हूं बाजार में जाकर किताब, तो क्या मेरे ऑनलाइन लाइब्रेरी रहेगी, डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी, तो मैं किताब निकाल के पढ़ लूंगा। ये इंटरेस्ट जगाने की बात है। एजुकेशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना, इसकी सोच के हमारे इस पॉलिसी में कही गई है। कैसे इसे इंटरेस्टिंग बनानी, इसकी कोशिश की गई है, इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम कि क्लस्टर ऑफ स्कूल्स। अब देखिए अभी क्या हुआ था झारखंड में कुछ दिनों पूर्व, जो पिछली सरकार थी उसने स्कूल मर्जर, बहुत कंट्रोवर्शियल विषय रहा, और स्कूल मर्जर के तो डिसीजन ले लिया गया। मुझे ये डिसीजन सही नहीं लगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ आपने स्कूल को अगर मर्ज कर दिया तो एक गांव से जहां दूसरे गांव में या ब्लॉक स्तर पे अगर स्कूल है तो वहां तक जाएंगे कैसे, एक्सेस ऑफ एजुकेशन कैसे होगा। तो इसके लिए इस पॉलिसी में बात किया गया है कि हम छोटे छोटे स्कूलों को रखें, कम करें, और उनके 5 से 10 मील के अंदर एक सेकेंडरी स्कूल हो, जिसको और उस स्कूल से बसेस चलें ताकि एक्सेस ऑफ एजुकेशन मिले। स्कूल मर्जर कर देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हमें सर बहुत रिसोर्सेस लग रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल बंद कर देते हैं, एक बड़ा स्कूल खोल। अरे बड़ा स्कूल खोलने से पहले उसकी पूरी तैयारी तो करिएगा। तो ये तैयारी करने की बात कही गई है। हॉस्टल्स एजुकेशन, मैंने इस पर घर पर बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप हॉस्टल्स खोलिए ना, एक बड़ा स्कूल खोलिए ब्लॉक स्तर पर, और उसमें 200 बच्चों का, 500 बच्चों का हॉस्टल खोलिए। 200 बच्चों, 250 लड़कों का, 250 लड़कियों का हॉस्टल रहेगा। सरकार पब्लिक स्कूल चलाएगी इसे। क्यों नहीं हो सकता ये? जब प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्टल्स हो सकते हैं, तो पब्लिक एजुकेशन में क्यों नहीं ये चीज आ सकता है? और ये चीज आने से एजुकेशन होता क्या है कि आप छोटे छोटे हर स्कूल में सब कुछ, सारी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, प्लेग्राउंड नहीं दे सकते हैं, म्यूजिक का सामान नहीं दे सकते हैं, थिएटर करने के लिए नहीं दे सकते हैं।
लेकिन एक सेकेंडरी स्कूल रहेगा, सारे स्कूल उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो ये चीजें हो सकती है। जैसे हमारे इस शिक्षा नीति में बात किया गया है कि हमें एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर और करिकुलर को खत्म कर दिया गया है। अब म्यूजिक भी है, पोइट्री भी है, थिएटर भी है, स्पोर्ट्स भी है। इससे फायदा ये होगा कि जिन बच्चों को इसमें टैलेंट है उसमें उनको बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ा स्कूल रहेगा, हम प्ले करते हैं, हम जाएंगे वहाँ पर प्ले करने, हमारे टीचर लेकर जाएंगे, हमारे बसेस लेकर हमें जाएंगी हमारे बच्चों को। तो ये एक अच्छी चीज़ हमारी शिक्षा नीति से निकल कर आ रही है, इसका स्वागत होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए, और इसमें हर समाज के हर व्यक्ति को का दायित्व है कि ये व्यवस्था बरकरार रहे और ये व्यवस्था सफल हो सके। इसके बाद आते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कही गई है। 2035 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात कही गई है स्कूल एजुकेशन में। अच्छी बात है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हुआ है। इसके लिए एक जो अच्छा चीज किया गया है कि इसमें भी मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम वहां पर भी लाया गया है कि कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं और कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स में ये चीज आना जरूरी था। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा, सभी लोगों को तक एक्सेस ऑफ एजुकेशन होगा। क्लास 8वें से हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेस को बढ़ावा दिया जाएगा। कई ऐसे होते हैं बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको नई इच्छा होती है। मैं कहता हूं कि प्लम्बिंग का काम, आपके यहाँ पर जो प्लम्बर आता है या प्लम्बिंग का काम करता है, आप जरा उससे पूछिए क्या प्लम्बिंग का उसने किसी कोर्स किया है क्या? नहीं किया है सर। प्लम्बिंग वो किसी प्लम्बर के साथ जुड़ा, वो प्लम्बिंग वो उसके साथ रह के सीखा, नई चीजें आई, उसका एक्सपेरिमेंट किया, घर में बैठ के पाइप टाइट कर रहा है, खोल रहा है, डाल रहा है, वो सीख रहा है खुद से। ये चीज एक प्रोफेशनल एजुकेशन में आ रही है बात। तो जो अच्छी चीज है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स उसी से निकलेंगे। जो बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, नहीं भैया हमें लॉ नहीं पढ़ना है, नहीं भैया हमें और कुछ नहीं करना है, हमें प्लम्बिंग अच्छे से आती है, तो हम प्लम्बिंग की पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा कि रोजगार में उनका स्तर भी बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम, कई ऐसे इलेक्ट्रिशियन हैं जो सही एजुकेशन नहीं होने की वजह से, वो तो सीखते हैं एक्सपेरिमेंट से। कोई आदमी किसी कुछ करता हुआ अगर उसे करंट लग जाता है, वो मर जाता है, उसके बाद वो दूसरा आदमी सीखता है कि ये नहीं करना है भैया। तो ये चीजें हमारे स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आई और इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन इससे सीधा एजुकेशन से जोड़ना जो कि बहुत जरूरी था, ये एक अच्छी बात हुई है। इसके साथ ही एक स्कूल ग्रेडेशन सिस्टम लाया जा रहा है। जैसे बोर्ड्स तो हमारे यहाँ होंगे, 10th और 12th में बोर्ड्स होंगे, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 में एक स्टेट स्कूल एग्जाम्स होंगे, जो पास करना जरूरी तो नहीं है। बिना पास किए ऐसा नहीं है कि आपको अगले से क्लास में भेजा नहीं जाएगा, लेकिन इससे ये पता चलेगा कि कौन सा स्कूल किस चीज में पिछड़ रहा है, वहां के बच्चों को किस चीज की कमी हो रही है। इसके साथ ही साथ जो बोर्ड्स की भी बात कही गई है, वो उसमें कोर कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे और वही चीज पूछे जाएंगे। रोट लर्निंग, रटंत विद्या को समाप्त करना है, ये सरकार की सोच है। कई ऐसे लोग हैं जो इस पर विरोध कर रहे हैं कि रटंत विद्या क्यों समाप्त कर रहे हो, रटंत विद्या से भी बहुत फायदे होते हैं। होते तो हैं सर, नो डाउट, लेकिन रटंत विद्या से क्रिएटिविटी मर जाती है। और इसका सबसे बड़ा दोष शिक्षकों को जाता है, क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं इस देश में जो क्लास में आएंगे नोट्स बना के, नोट्स लिखवा देंगे बच्चों को, अब बोलेंगे रट के आइएगा एग्जाम में, यही पूछेंगे लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा ना तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, और नंबर नहीं मिलता है सर आज। और मैं भगवान साक्षी है, मैंने आज तक नहीं रटा,
और इसी नहीं रटने के कारण मैं 6ठी कक्षा में फेल भी हुआ। लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसने कंसेप्ट को समझने का कोशिश किया, और भगवान का आशीर्वाद रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ। यह रटंत विद्या इस देश की सोच को मार रही है, शिक्षा को मार रही है। इसीलिए कोर कंसेप्ट को समझना और पढ़ना जरूरी है। स्पोर्ट्स, अगर कोई ओलंपिक्स में जाना चाहता है, हम कब ट्रेनिंग कर, कहीं से कोई एक वीडियो वायरल हो जाता है, पता चलता है अरे वो तो ओलंपिक के लायक है, उसको ट्रेन करो, खोजो उसको। ये स्कूल से निकल कर जब आएंगे तो हमारे यहाँ अच्छे एक्टर्स निकल के आएंगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल कर आएंगे, अच्छे पोएट्स निकल कर आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन, हाँ एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं उसके पहले, हायर एजुकेशन के पहले जाने के पहले, कि ट्रांसफर पोस्टिंग अब नहीं होगा टीचरों का। इसमें स्कूल एजुकेशन में जो सबसे जरूरी होता है टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स कैसे बन रहे हैं हमारे, भगवान की दया से मैंने केसेस किए हैं बहुत टीचर्स के, उसमें असिस्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूं सर, टीचर्स की व्यवस्था और टीचर्स की जो स्तर है वो बहुत खराब है। उसको सुधारना जरूरी है, और उस पर बात करने की कोशिश की गई है इस विजन पॉलिसी में। क्योंकि जैसे मैंने कहा रटंत विद्या की बात, ये टीचर्स का दिया हुआ है सर, और टीचर्स चेंज हों, टीचर्स लर्निंग को बढ़ावा दें। जैसे कि जो बात कही गई है, इसमें पहला सेंटेंस आया है कि इट इज important that child not only learn but learn how to learn। मेरे सिडनी यूनिवर्सिटी का मोटो था लेट्स अनलर्न। ये बातें, या हाउ टू लर्न या लेट्स अनलर्न क्या है, कि समझिए क्यों कोई चीज क्यों हो रही है, वो जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश। और ये जिज्ञासा बढ़ाने की कोशिश में सबसे बड़ा टूल होंगे टीचर्स। कुछ टीचर्स होते हैं, और जो कुछ टीचर जो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप बढ़ावा कुछ बच्चों को देते हैं उनकी जिज्ञासा को, उनको भी डिस्करेज किया जाता है स्कूल सिस्टम में। तो इसे खत्म करने की जरूरत है। 4 ईयर बीएड प्रोग्राम की बात कही गई है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कही गई है। अब उसे कैसे वो ट्रेन करते हैं, कैसे टीचर्स ट्रेन होते हैं जो इन चीज़ों से बढ़कर निकलेंगे, आगे बढ़कर नई चीज़ों को सोचेंगे, बच्चों को आगे बढ़ावा देंगे, ये देखने लायक होगा। इसे इम्प्लीमेंट करना एक टफ काम होगा, क्योंकि 2022 में पॉलिसी तो नए बच्चों के लिए आ जाएगी 2021 में, लेकिन टीचर्स तो वही पुराने वाले सिस्टम वाले हैं। तो इनको कैसे ट्रेन करना है, इस पर बहुत गहन विचार करना होगा सरकारों को इसमें। लेकिन अच्छी बात जो टीचर्स की कही गई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बंद, अच्छी बात है सर। ट्रांसफर पोस्टिंग करने से टीचर्स का मनोबल गिरता है, और वो मनोबल को बचाने के लिए जरूरी है कि टीचर्स को प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अपने लोकल जगहों पर दिया जाए। बेसिकली जब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर पारा शिक्षक की जो सोच थी वो यही थी कि अपने ही गांव में 10th पढ़ा हुआ बच्चा, 12वां पढ़ा हुआ बच्चा अपने बच्चों को लिटरेट कर सके, गांव के बच्चों को लिटरेट कर सके, पढ़ा सके। तो ये एक अच्छी चीज आ रही है। उसके साथ पूरे देश में एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ टेस्ट होगा टीचर्स के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लर्निंग होगी एंड ट्रेनिंग होगी, जिससे हमारे देश के टीचर्स एक जैसे होंगे। ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, पारा टीचर्स, शिक्षा मित्र, इनको समाप्त करने की बात कही गई है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसमें एक बहुत और अच्छी बात कही गई है कि टीचर्स को कोई और जॉब नहीं दिया जाएगा। टीचर वो होता है साहब, चाणक्य सीरियल का एक डायलॉग है कि शिक्षक की गोद में भविष्य खेलता है।
संहार और भविष्य दोनों खेलता है। लेकिन हमारे यहां शिक्षक को मिड डे मील का खाना बन रहा है कि नहीं, कौन कौन खेत में लैट्रिन करने जाता है। और सर झारखंड तो एक ऐसा प्रदेश है, इलेक्शन में जनसंख्या में, और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसने रिकॉर्ड बनाया है कि टीचर्स ही दारू बेचेंगे, शराब बेचेंगे। ये सरकार ने ये एक पॉलिसी लेकर आई थी कि टीचर्स स्कूल खत्म करें और उसके बाद शराब की दुकानों में बैठें। तो कैसे कैसे इनएक्सपीरियंस्ड इमेच्योर्ड लोग हैं। तो इस पॉलिसी में ये बात कही गई कि इसको समाप्त करना है, और उसके लिए जो अच्छी बात कही गई है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सुपरवाइज करेगा। डीईओ और बीईओ जो होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके पोस्ट को कमजोर, उनको जो डेली का इंटरफेरेंस था अपॉइंटमेंट में, रेगुलेशन में, वो खत्म किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है, वहां पर चलता है करप्शन, वहां पर चलता है। सर मैंने एक केस किया, एक व्यक्ति जो टेस्ट में, अपॉइंटमेंट टेस्ट में नंबर 1 था, लेकिन उसको अपॉइंट भी कर लिया, लेकिन उसकी सैलरी रोक दी डीईओ ने, और आज 10 वर्ष हो गए उसे सैलरी नहीं मिली। अभी 2020 में फरवरी में उसका केस समाप्त हुआ, जिसमें केस हम जीते और हाई कोर्ट ने कहा कि उनको सैलरी दीजिए। क्यों किया था? क्योंकि जिसके पोस्ट पर उसको अपॉइंट किया था वो व्यक्ति हेडमास्टर अपॉइंट हुए थे, लेकिन वो सैलरी उठा रहे थे टीचर के पोस्ट का, असिस्टेंट टीचर के पोस्ट का सैलरी उठा रहे थे, हेडमास्टर का ड्यूटी डिलीवर कर रहे थे। सोच लीजिए क्या इन्होंने कचड़ा कर रखा है इस देश में एजुकेशन व्यवस्था को। तो इन चीजों से एक सेट ऑफ डायरेक्टरेट रहेगा जो इन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा। कुछ चीजों को वहां पे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये एक अच्छी चीज लाई गई है। लेकिन एक खराब चीज इसमें स्कूल एजुकेशन में लाया गया है, लाइसेंस टू स्टार्ट अ प्राइवेट स्कूल। उस डायरेक्टरेट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सर इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि हमें रोकने की कोशिश करनी होगी। अब आ जाते हैं हायर एजुकेशन पे। मैंने एक आईआईटी दिल्ली के एक्स वाइस चांसलर का इंटरव्यू पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव अ फ्रैक्चर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मतलब कॉलेजेस तो हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल स्ट्रीम कोर्स देते हैं। ये आईआईटी से शुरू हुआ, एलएलएम, एनएलयूज आया, आईआईएम्स आए, आईटीआईज आ रहे हैं, आईआईटीज आ रहे हैं, और आजकल की पॉलिटिक्स हो गई इस देश में। कितना आईआईटी लाए सर हमरे राज्य, हमरे क्षेत्र में? कै गो एम्स लेकर आए, कै गो एनएलयू लेकर आए? मशरूमिंग ऑफ सिंगल कॉलेजेस। और बड़ा मजा आ रहा था, सरकारें बताती थी हमने आईआईटी खुलवा दिया, हमने आईआईएम खुलवा दिया, हमने एम्स खुलवा दिया। एक जगह पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही लिमिटेड सोच और थॉट प्रोसेस बढ़ता है। इसके लिए इस विजन पॉलिसी में रखा गया है कि हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अब 10 सालों में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में डेवलप करना होगा। आईआईटीज वगैरह के आने की बात से, ये मशरूमिंग की बात से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कमजोर पड़ गया। बीएचयू के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अंततः उसे आईआईटी में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर आईआईटी के अंडर उसका आया सब कुछ कोर्सेस एंड सिस्टम। तो हमें ये सोचना चाहिए अब कॉलेज क्या होता है, कॉलेज एजुकेशन क्या होता है। जब मैं कॉलेज में जाऊं तो मेरा एक इंटरैक्शन हो, सबसे बड़ी बात है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंटरैक्शन जरूरी है। और वो इंटरैक्शन कैसे होगा? जब इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, लॉ के, मैनेजमेंट के, सिंपल ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आपस में मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, नई चीज़ों का पता चलेगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा।
इसके साथ ही साथ जो एक चीज आएगी उसमें कि हम सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे। अब देखिए, मैंने LLB लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें कुछ हमारे BA के सब्जेक्ट्स थे क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑनर्स मैंने किया। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑनर्स को आप अप्लाई करते हो फील्ड में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसका एक बहुत बड़ा ब्रांच आता है जिसमें मैंने LLM किया। लेकिन मेरे LLM का पूरा नाम था मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए, कोई भी लॉ पॉलिसी है, लेकिन हर पॉलिसी लॉ नहीं बनता है। जैसे ये पॉलिसी अभी बनी है, इसमें कितनी लॉज बनते हैं वो देखने की बात आएगी। अब मुझे अगर पब्लिक पॉलिसी पढ़ना है तो उसके लिए अगर मेरा कॉलेज मुझे ऑफर करता है तो, या नहीं करता है लॉ के, तो एक ये इंटीग्रेशन ऑफ कोर्सेस कि मैं सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं, मैं चुन सकता हूं कि भैया मुझे पब्लिक पॉलिसी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्योंकि वो मेरे लॉ में फायदेमंद होगा। ये चीज हमारे इस विजन पॉलिसी में आ रही है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत अच्छी बात आ रही है, और ये तभी होगा जब एक ही जगह पर सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, एक छत के नीचे सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इससे होगा क्या कि आज रांची यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा मिलेगा। ये नहीं कि मशरूमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हो जाएं। तो इसके लिए मशरूमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलेजेस न होने हो, ये चीज बहुत जरूरी थी लोगों के डेवलपमेंट के, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, नैनो टेक्नोलॉजी या साइबर, सिंपल समझिए साइबर प्रैक्टिस। अब मुझे जो समाज में नई चीजें आ रही कि साइबर लॉ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। अब कोई बच्चा अगर साइबर लॉ पढ़ना चाहता है तो उसके अंदर कई उसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्च वर्क्स होंगे। अगर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वहीं रहेगा उसी छत के नीचे, तो वो साइबर की पढ़ाई वहां पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो भी है, वो कर सकता है। और नहीं तो बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स लाइए, लोगों को लेकर आइए, खोजिए एक प्रोफेसर्स को। अच्छा, इससे क्या होता है ना कि हम तो कहते हैं कि भैया हमारे कॉलेज में हम पब्लिक पॉलिसी पढ़ाएंगे, हम एक प्रोफेसर ले आएंगे पब्लिक पॉलिसी का। अब वो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक ही छत के नीचे अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, लॉ डिपार्टमेंट भी है, पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट भी है, तो पब्लिक पॉलिसी वाला प्रोफेसर लॉ के स्टूडेंट को भी तो पढ़ा सकता है। ये एक अच्छी बात इसीलिए है, और ये चीज जरूरी थी इस देश में। इसके साथ ही चॉइस क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां क्रेडिट बैंक बनाए जा रहे हैं कि मान लीजिए किसी तरह की इमरजेंसी होती है जिसके कारण हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, तो उस पढ़ाई को पूरे करने की कवायद, कभी भी हम पढ़ाई को वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई छूट जाती है, बाद में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि जीरो से पढ़ाई शुरू कीजिए, वो नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पिताजी 2 वर्षों तक उन्होंने लॉ पढ़ा, उन्होंने 2 वर्षों तक लॉ पढ़ा, लेकिन उसके बाद कई कारणों से नौकरी वगैरह पानी थी घर के अपने समय में, तो उन्होंने छोड़ दी वो पढ़ाई। 1 वर्ष का कोर्स उनका बच गया था। 1 वर्ष के बाद वो लॉ की डिग्री भी ले सकते थे, लेकिन अभी अब उन्हें जाके पढ़ने का मन करता तो वो उन्हें फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उन्होंने इसके लिए जरूरी था कि ये क्रेडिट बैंक रहे, क्रेडिट मिल जाए कि 2 साल आपने पढ़ा है, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है, आप वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप 1 साल 2 साल पढ़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन मिलेगा, 4 साल पढ़ते हैं तो आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का अगर आप रिसर्च के साथ पढ़ाई करते हैं तो डायरेक्ट आप PhD में जा सकते हैं। ऑल्दो मुझे ये सही नहीं लगता है कि ठीक है 4 साल
वो बेसिकली सोच ये होगी जो मेरे को समझ में आती है कि ग्रेजुएशन किया 3 साल का, उसके बाद 1 साल का एमए किया, और फिर पीएचडी में तो वैसे भी हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, नेट क्वालिफाई कीजिए आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम सीधे 4 साल का ही डिग्री कोर्स कर दें और उसके बाद सीधा पीएचडी कर दें। लेकिन मेरा ये मानना है, पता नहीं इसे कैसे अब प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाएगा 4th ईयर के ग्रेजुएशन को, और अगर 4th ईयर के ग्रेजुएशन को ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि उसके बाद डायरेक्ट हम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मास्टर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? क्या मास्टर्स की पढ़ाई फिर जरूरी रह जाएगी? इस पे अछूता है ये पॉलिसी, जिस पे समझने की जरूरत है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात हो ही गई। एक जो चीज आई है कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। अब यही 4 ईयर ग्रेजुएशन की बात आई थी 2014 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, लेकिन हमारे उस समय की मानव संसाधन मंत्री महोदया, सौभाग्य था इस देश का, उन्होंने अड़कर बोला नहीं, तुमको हम जैसा बोलेंगे 3 साल का पढ़ाना है तो 3 साल का पढ़ाना है। अब उसके लिए वो बहाने देते रहे कि एजुकेशन है, बच्चों की अच्छी चीज है। अरे बच्चों के लिए क्या जरूरी है ये तो वाइस चांसलर डिसाइड करेगा, ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ये मंत्रालय कब से डिसाइड करने लग गया? यूजीसी एक अपर बॉडी, आईएएस एंड सेक्रेटरीज की बैठी हुई बॉडी क्यों डिसाइड करेगी? जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो एकेडमिक्स हैं, वो डिसाइड करेंगे, जो टीचर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ये चीज लाने की कोशिश इस पॉलिसी में की गई है और इससे इंटरफेरेंस खत्म होगा, जिसके बाद जैसे अब एक हायर एजुकेशन का एक बोर्ड होगा, सारे अलग अलग बोर्ड खत्म कर दिए गए एक्सेप्ट लॉ और मेडिकल के। मेरा मानना था कि लॉ को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे या मेडिकल को भी, क्योंकि बेसिकली इसको जो बोर्ड बनाया जा रहा है वो बोर्ड अब एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा। अब उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें से क्या रखना है, क्या डालना है, कितना लिमिटेड रखना है, कितना ब्रॉडेड रखना है, उसको ये यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमस डिसीजंस होंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ ऑटोनॉमी टू प्रोफेसर्स। अभी क्या होता है कि एक सिस्टम है इस कॉलेज में पढ़ने का कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबको एग्जाम लेना है, फाइनल एग्जाम लेना है, सेमेस्टर एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन का आंसर देना है, उसी तरह से उत्तर देना है। लेकिन ये प्रोफेसर्स को ये डिसाइड वो नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चों को कैसे असेस करेंगे। ये एक प्रोफेसर जो उन बच्चों को पढ़ा रहा है, 20-40 बच्चों को जो पढ़ा रहा है, वो समझ सकता है कि इनको क्या चीज़ दूं मैं जो इसको अच्छे से असेस कर सकूं। अब जैसे मैं मास्टर्स की पढ़ाई जब मैंने की, मेरे एक सेमेस्टर में 4 पेपर थे। अब 4 पेपर में एक पेपर में मुझे एस्से लिखना था 3000 वर्ड्स का, एक पेपर में मुझे रिव्यू डायरी राइटिंग। बेसिकली उसमें क्या था कि जब क्लासेस खत्म होंगी, हर हफ्ते में एक क्लास होगी आपकी, वो क्लास में आपने जो पढ़ा, जो समझा, जो डिस्कस किया, उसको आके आप नोट्स बनाएंगे। उसका वैसे भी बनाते हैं लोग, उसको उस नोट्स को आप फाइनलाइज करेंगे। टोटल 13 वीक की क्लासेस हुई, 13 ऐसे नोट्स बने। तो एक, अब उसके बाद आपको उन 13 वीक्स के बाद उसको कंक्लूजन देना है कि इन 13 हफ्तों में आपने क्या सीखा, क्या समझा, और सारे जो आपने लर्निंग किए 13 हफ्ते, उन सारों को कोरिलेट करते हुए अपना कंक्लूजन लगाना है, एनालिसिस करना है। तो अब देखिए, हमारे प्रोफेसर ने ये सोचा कि ऐसे मैं अपने बच्चों को असेस करूं। हमारे यहाँ ये ऑटोनॉमी प्रोफेसर्स को नहीं दी गई थी, जो कि इस पॉलिसी में लाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है। एक अच्छी बात और रखी गई कि लीडरशिप पोजीशन शुड नॉट बी वेकेंट और विल नॉट बी वेकेंट। अभी क्या होता है कि महामहिम राज्यपाल महोदया को वाइस चांसलर नियुक्त करना है, रजिस्ट्रार नियुक्त करना है। महामहिम राज्यपाल जो हैं वो हमारे कैबिनेट पर डिपेंडेंट हैं।
कैबिनेट जो है वो अपनी राजनीति में डिपेंडेंट हैं कि किसको दम बनाए भाई जिससे हमको फायदा होगा। तो ये एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर ऑल कॉलेजेस लाया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि वो ओवरलैपिंग हो जाए, जैसे पहले ही डिसाइड किया जाए, जो कि बहुत जरूरी है कि कभी भी पोस्ट वेकेंट ना रहो, रजिस्ट्रार का, वीसी का, घर का मुखिया ही ना गायब रहे। तो अब समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री ना रहे, ये 4 महीने तक कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कैबिनेट वाले लोग आपस में चला रहे हैं। क्या ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं? राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राज्य वैसे ही कैबिनेट के लोग मिलकर चला रहे हैं। इंचार्ज कोई बन के आया है, हाँ इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर, इंचार्ज चीफ मिनिस्टर, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे कॉलेजेस में ये व्यवस्था बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है। इंचार्ज प्रिंसिपल, इंचार्ज वाइस चांसलर, इंचार्ज रजिस्ट्रार। तो हमारे यहां ये इंचार्ज वाले कंसेप्ट को खत्म किया जाएगा। पहले जो हमारे वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार या डीन के पोस्ट हैं वो खाली होने से पहले नए लोगों को अपॉइंट किया ले जाएगा। तो जब ये इंस्टीट्यूट की अपनी ऑटोनॉमी होगी तो ये पहले ही इस चीज को कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगता है लाया जा रहा है और इसकी कोशिश। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में मुझे लगता है 5 से 6 साल हो गए, अभी तक कोई प्रॉपर रजिस्ट्रार नहीं है। इंचार्ज रजिस्ट्रार से काम चल रहा है। एनएलयू रांची में लगभग 2 साल इंचार्ज वाइस प्रिंसिपल से काम चला है। तो यह व्यवस्था खत्म करनी जरूरी थी और जरूरी है। इसके लिए मैं इस पॉलिसी और को धन्यवाद दूंगा, सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। अब इसमें एक चीज किया गया है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, एमफिल खत्म कर दिया गया, जो मुझे नहीं समझ में आता है, कोई जिसके लिए इसकी जरूरत भी थी तो अच्छी बात है। क्या है कि जेएनयू वगैरह में एमफिल के नाम पे लोग बैठे रहते थे और राजनीति करते थे। अब उन लोगों का राजनीति खत्म होगा, पीएचडी करिए और भागिए घर, अपना काम धंधा पकड़िए। सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा आप पर नहीं लगा रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज की गई है। साथ ही साथ पीएचडी कैंडिडेट्स को अभी तक जो मुझे जानकारी है, टीचिंग असिस्टेंट्स या टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता था। बेसिकली क्या है कि आपने पीएचडी कर लिया, अब आप टीचर बन जाइए, फैकल्टी बन गया, उसको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। पूरे विश्व में जहां भी, जिस भी यूनिवर्सिटी में, चाहे आप ऑक्सफोर्ड है, सिडनी यूनिवर्सिटी है, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो पीएचडी के कैंडिडेट्स होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं। वो मार्क्स पेपर्स असेस करते हैं, वो क्लासेस लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जो टीचिंग एक्सपीरियंस मिलता है, वो कल को जब वो पीएचडी कंप्लीट करके फैकल्टी बनेंगे तो वो ट्रेंड रहेंगे। ये इंटरनल ट्रेनिंग चलती है। ये अब तक हिंदुस्तान में नहीं थी, जो कि अब आने जा रही है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार ने इस पॉलिसी में घोषणा की है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। हमारे यहां पर एक विद्यार्थी, हमारे कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक विद्यार्थी, बहुत अच्छा विद्यार्थी, पढ़ने को आया और उसके पास फाइनेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले सेमेस्टर की फीस जब उसकी स्टोरी पेपर में छपी कि उन्होंने नीलियो क्लियर कर लिया है, तो कई लोगों ने मिलकर उसे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस तो दे दी। उसके बाद उसको फीस की दिक्कत हो रही थी। फिर फाइनली जिस एजेंसी के थ्रू उसका ट्रेनिंग हुआ था फॉर एग्जामिनेशन, IDIA शायद कहते हैं उसे, उन्होंने फिर उसके स्कॉलरशिप की इंतजाम किया। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल
कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन नहीं पढ़ पाते हैं। उसके लिए स्कॉलरशिप जरूरी है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मेरे जो डाउट्स हैं कि ये स्कॉलरशिप के फंड्स कहाँ से जुगाड़े जाएंगे, कहाँ से लाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसे स्कॉलरशिप में हम कैसे डालेंगे, ये एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन, फंडिंग इन हायर एजुकेशन, अभी बहुत बड़ा ये एक प्रश्न है कि फंडिंग कैसे हो। कई लोगों का मानना है कि पब्लिक फंडिंग हो सारा, कई लोगों का मानना है प्राइवेट फंडिंग हो। अब इसमें है कि सभी प्राइवेट फंडिंग में भी नहीं जा सकते हैं, पब्लिक फंडिंग में भी स्टेट पूरी तरह से नहीं आ सकती है। तो मुझे जो एक कमी दिखी इसमें फंडिंग पर, हायर एजुकेशन में फंडिंग कैसे होगी, उस पर इस पॉलिसी में ज़्यादा बात नहीं हुई है। और सबसे कमाल की बात है, जो हमारे यहाँ फंडिंग का जो सबसे ईजीएस्ट सोर्स है एजुकेशन लोन, जो कि सर इस देश में सबसे महंगा लोन है, उस पर बात नहीं हुई है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब पढ़ाई करने गया विदेश में, और जब मैंने वहाँ पर बताया कि वहाँ पे 13% एजुकेशन लोन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोग भौचक्के रह गए थे, टीचर्स भौचक्के रह गए थे कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन के लिए क्यों है। तो इसको समझना जरूरी है कि हायर एजुकेशन में फंडिंग कैसे लाया जाए, इस पर बात करनी जरूरी है। इसके बाद जो एक अच्छी चीज कही गई है, रिसर्च इनोवेशन पे बात की गई है कि रिसर्च को लाया जाए, जरूरी है। रिसर्च एंड इनोवेशन में पैसे खर्च होंगे तभी किसी भी देश का विकास हो सकता है। अगर रफाल हिंदुस्तान में जैसे हमारे देश की विपक्षी पार्टियां चिल्ला रही है, एचएएल से क्यों नहीं बनवाया, एचएएल से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्यों नहीं बनवाया, उनको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। अरे भैया, उनके पास टेक्नोलॉजी रहेगी तो करेंगे ना। नहीं है टेक्नोलॉजी, रिसर्च ही नहीं है, इनोवेशन ही नहीं है। और ये सिर्फ डिफेंस में या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में नहीं। मैं एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं आपको। इंडियन कास्ट सिस्टम, द रियलिटी ऑफ इंडिया, द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे जो एक स्टैंडर्ड मानक पढ़ाई है, आप गेस कर, शायद कई लोगों को पता भी हो, इस पर जो पढ़ाई किया है वो है लुई डिमोंट, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। 1955-56 में उन्होंने 1949 से 1950 में तमिलनाडु में रहे, फिर 1951 से 52 में वो गोरखपुर में रहे, और 56 में उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें होमो हरारकस, कास्ट सिस्टम पे एक डिटेल्ड स्टडी इस देश के किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं की है। और हाँ, मैं बहुत ही कॉन्शियसली टर्म साइंटिस्ट यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये सोशल साइंटिस्ट हैं। अब आप समझिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, कास्टिज्म की बात होती है, लेकिन कास्ट सिस्टम पे कोई स्टडी ही नहीं कर रहा है। ऐसे सोचिए कि इस देश में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हिंदुस्तान आता है, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, रांची के पटेल भवन में रहता है, साइकिल से चलता है, और इस देश का सबसे बड़ा रोजगार स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये उसका ब्रेन चाइल्ड है, नाम है जॉन रेस। एक इंडियन नहीं है सर, इंडियंस भारतीय रिसर्च नहीं कर रहे हैं। और ये इस पॉलिसी में बात आई है कि इंडिया में 0.69% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड इनोवेशंस पे खर्च कर रही है, वहीं पर यूएसए 2.8%, चाइना 2.1%, इजराइल 4.3%,
साउथ कोरिया 4.2%, 4 टाइम्स इंडिया में रिसर्च, इंडिया से ज्यादा रिसर्च में वो कंट्रीज जो कि डेवलप हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो खर्च करती हैं। तो रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात है, नेशनल, जो कि रिसर्च करेगी, पीयर रिव्यूड रिसर्च को बढ़ावा देगी। अब देखना है कि इस रिसर्च को कैसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मुझे याद है सर्विस लॉ मेरा पेपर था, और सर्विस लॉ मेरा पेपर था। हमारे प्रोफेसर ने कहा कि एक रिसर्च पेपर लिखना है, जिसे प्रोजेक्ट कहते थे हम लोग। मैंने कहा ठीक है सर, मैं लिखूंगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पे मैं लिखूंगा। उनके मुंह से बोला, सर कितना लिखना है, कैसे लिखना है? उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, 40 पन्ना लिखना होगा, 40 पेजेस। अब आप मुझे बताइए, जहां पे मानक ये हो, असेसमेंट ये हो, कितने पन्ने भरे जाएं, वहां पे रिसर्च क्या होगा? मेरे मास्टर्स में मुझे कहा गया कि 3000 वर्ड लिखना है। 10 से 12 पेज आते हैं, 3000 वर्ड, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 500 वर्ड एक A4 शीट में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो आप लगा लो 7-8 पेजेस में खत्म हो जाते थे रिसर्च पेपर्स। 3000 वर्ड, 10% इंक्रीज हम मानेंगे, लेकिन उसके बाद आपका 10% मार्क्स कट जाएगा। मतलब 3000 से आप 3300 तक जा सकते हो। आप 3300 से 3301 जाओगे, 10% मार्क्स उड़ जाएंगे। तो हमें कैसे क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप करनी है, लिखने में, लिटरेचर पढ़ने में। ये चीज इस रिसर्च एंड इनोवेशन से जब आएगा और उसे पीयर रिव्यूड रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, तो देश में विकास के पथ पर सही मायने में देश अग्रसर होगा। इसी के साथ देश पॉलिसी ने कहा है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% करेंगे। मुझे याद है, मैं अपने घर में भाई से अपने बात कर रहा था, और हमने बात में ये बात निकली कि इस देश में अगर सभी बच्चे हायर एजुकेशन में आ जाएं आज के डेट में, तो हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज में सीट्स नहीं हैं, फिलअप नहीं कर सकेंगे। और ये सच बात है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% करने की बात कही गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं इसको एक सही चीज मानता हूं, ये बहुत जरूरी था। इसके साथ ही साथ जो कुछ बातें आई हैं कि एक नेशनल कमिटी रहेगी, जिस पर मैंने बात किया ही, तो वो अच्छा रहेगा कि इंटरफेरेंस कुछ ना होगा, और इंटरफेरेंस होना भी नहीं चाहिए। यूजीसी में बैठे सेक्रेटरीज जाके ये ना डिसाइड करें कि रिसर्च कैसे हो, क्योंकि सेक्रेटरीज कभी रिसर्च नहीं करते हैं। द फैक्ट इज सेक्रेटरीज कभी रिसर्च नहीं करते हैं। वो ग्रेजुएशन करते हैं, एक यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, और सेक्रेटरी उसके बाद बनते हैं। वो जिंदगी में उन्होंने रिसर्च नहीं किया होता है, और वो डिसाइड करते हैं कि रिसर्च कैसे करना है इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य था ये सब। तो भारत की ओर ले जाती हुई ये शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव, ये क्रांतिकारी बदलाव बहुत ही स्वागत योग्य है, और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। जो मेरी समझ थी वो मैंने कहा, जो मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा वो मैंने आपको उसी समय बताया। जैसे कि फंडिंग की बात है, कैसे होगा, पीएचडी को अगर आप डायरेक्ट दोगे तो फिर एमए का क्या वैल्यू रह जाएगा। इसमें एक चीज आ रहा है कि 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल लेकर आई थी, जिसका बहुत विरोध हुआ था, बाद में वो पास नहीं हो सका। अभी इस पॉलिसी में कहा गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में अपने कैंपस खोलने की परमिशन दी जाएगी। इसके पीछे जो कारण बताया गया है कि
इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लोग जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देख देख के समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एजुकेशन महंगा हो जाएगा, और इस एजुकेशन को महंगे होने से बचाने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को अभी नहीं आने देना चाहिए, और उल्टे हमें एक कोशिश करना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट्स कैसे ऑफशोर कंट्रीज में कैंपसेस खुले, या मत खोलिए ना सर, कोई बात नहीं। आज अगर रनेश आनंद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में रिसर्च करके अप्लाई करके एडमिशन ले रहा है, तो कोई जॉन जैकब्स भी होगा, कोई रूसो भी होगा वहां पर, जो कोई माइकल होगा वहां पर, जो कहेगा कि भैया मुझे जानी है भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, मुझे जाना है भैया रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, मुझे जाना है अरे कोल्हान यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। क्या हम ये नहीं डेवलप कर सकते? और ये कैसे डेवलप करें, इस पर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि ऑफशोर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लाने की। बहुत ज़्यादा कॉलेजेस से बहुत फ़ायदे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से फ़ायदा होगा। एनीवे, ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि एक विजन, ये पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। जो त्रुटियां हैं उसे समय के साथ सुधारा भी जा सकता है, और ये स्वागत योग्य है। लेकिन इन सब के साथ जरूरी है कि इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इसे इंप्लीमेंट करना बहुत टफ होने वाला है, और जो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी चलती है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलती है, सॉरी पॉलिसी बोल दिया मैंने, कि दूसरी सरकार आती है और उसकी सरकार की पॉलिसीज को चेंज कर देती है कई बार, वो ना हो, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ देश में वैल्यूज एंड मोरालिटी वगैरह को डेवलप करने का, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही गई है स्कूल से लेवल से ही, जो कि अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन लिया गया है। तो धन्यवाद। मेरा यही एनालिसिस है। आई होप मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची हो, अच्छा लगा हो। अगर कुछ ऐसा प्रश्न रहा हो तो भेजिएगा प्रश्न, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ऑनलाइन अगर मुझे कुछ प्रश्न दिखेंगे तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि क्या उसमें बातें आ रही हैं। शिक्षा नीति पर राहुल भैया ने कहा है कि नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के महत्व पर भी बात हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल, और इसको कहा गया है, जो मैंने बात कहा कि स्पोर्ट्स को या अदर टैलेंट्स को डेवलप किया जाएगा, और अगर किसी के अंदर टैलेंट्स हैं तो उसको स्कूल के लेवल से ही उसको निकाला जाएगा और उसे फिर बढ़ावा दिया जाएगा। ये चीज़ें इन पॉलिसीज़ में आई हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो यही मेरा मानना है। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हम इसके लिए आगे बढ़ें, एक अच्छे देश और राष्ट्र का निर्माण करें, व्यक्ति निर्माण करें, यही संकल्प लें। धन्यवाद, नमस्कार।